नमस्कार साथियों, सुप्रभात साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा एक नया अध्याय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि सीखना और सिखाना कैसे होता है। एक अध्यापक द्वारा बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। जब एक शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य वह कार्य होता है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों में आवश्यक विषय वस्तु का अधिगम करवाने का प्रयास करता है। बात करें कि शिक्षक है वो शिक्षण कार्य करवाता है तो वह एक माध्यम में काम में लेता है, एक माध्यम के द्वारा अधिगम करवाता है जिससे जो विषय वस्तु है वो बच्चे तक पहुंच जाए, बच्चा उसको सीख जाए। तो ऐसा जो प्रयास किया जाता है उसको हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। कि सिखाना, शिक्षक के द्वारा बच्चों को जो विषय वस्तु है उसको सिखाना, एक जो प्रोसेस होती है, सिखाने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बात करें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चिंतन आवश्यक होता है। तो चिंतन आवश्यक होता है तो उस चिंतन का जो स्तर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यथार्थ चिंतन उच्च स्तरीय होना चाहिए और इसके माध्यम से ही यह तय कर पाते हैं हम कि मुझे क्या तय करना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। और फिर भी इन्हीं प्रश्नों की खोज में आगे बढ़ते हुए वह जिस व्यवहार से गुजरता है उससे अपने बालकों में आवश्यक अधिगम पैदा करता है, उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण की हमने जो परिभाषा है क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि शिक्षक उच्च स्तरीय यथार्थ चिंतन करता है और वह चिंतन के माध्यम से यह तय करता है, यह निश्चित करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। इस प्रकार के प्रश्न वो स्वयं से करता है, चिंतन करता है और चिंतन करते हुए वह आगे बढ़ता है इन्हीं प्रश्नों को लेकर। तो इस प्रकार से वह एक व्यवहार बच्चों के साथ में करता है इन प्रश्नों को लेकर। वही क्या है, शिक्षण है, वही अधिगम है, वही शिक्षण है। अधिगम होता है, शिक्षण होता है जो शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। अब हम बात करें कि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, सामने आती है तो हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इस समस्या और समाधान के बीच में जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो होता है चिंतन। चिंतन के द्वारा हम उस समस्या को समझते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते हैं, उस समस्या के बारे में विचार करते हैं। तो हम बात करें कि बिना चिंतन के हमारी जो समस्या है उनका समाधान होना संभव नहीं है। तो हमें शिक्षण अधिगम के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करना अति आवश्यक होता है। शिक्षण कोई सामान्य कार्य नहीं होता, ये तो कला और विज्ञान दोनों होते हैं। कला भी होती है और विज्ञान होती है। कला होती है मतलब शिक्षण विधियों का, शिक्षण मेथड का जो भी अपन काम में लेते हैं, और अपना प्रस्तुतिकरण होता है। हम जैसे विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं जिन जिन माध्यमों से, जिन जिन तरीक़ों से, तो वो कला हो गई। और इन तरीक़ों का जो मनोवैज्ञानिक रूप है वो विज्ञान है, वो विज्ञान है जिसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना कर अपन शिक्षण अधिगम करवाते हैं। तो आइए डॉक्टर एन मुखर्जी ने क्या लिखा है, क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। यह तो कला और विज्ञान है कि ये चाय के प्याले के समान नहीं है कि उठाए चाय डाले और पी गए, ऐसा नहीं है। ये कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें कि शिक्षण में ऐसा थोड़ी है कि अध्यापक स्वयं पढ़े, नहीं, अध्यापक के सामने दूसरा माध्यम और होना चाहिए जिसके लिए वह अधिगम करवाना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है, किसको करवाना चाहता है। तो इन चीज़ों का प्रश्न की अपन बात करें
तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण ऐसा कार्य होता है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच में विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, हम भी मानते हैं इस बात को कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों का होना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो सीखने वाला होना चाहिए और एक सिखाने वाला होना चाहिए। यदि सीखने वाला नहीं है तो किसको सिखाएंगे? यदि सिखाने वाला नहीं है तो कैसे सीखेंगे? सिखाएगा कौन? तो ये दो प्रश्न यदि आप अपने आप से करते हैं तो हमें ये शिक्षण प्रक्रिया समझ में आ जाती है कि अपने आप को शिक्षक माने और प्रश्न करें अपने आप से। क्या प्रश्न करेंगे कि मुझे किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है? तो प्रश्न निकल के आएगा आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना है, ठीक है। विद्यार्थी प्रश्न करेंगे हमें किससे पढ़ना है, तो शिक्षक से पढ़ना है। इसका मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी का होना आवश्यक है। तो आइए हम बात करते हैं मॉरिसन सर की बात। मॉरिसन साहब क्या कहते हैं? मॉरिसन साहब कहते हैं, जो हमारे विचारक हैं साइकोलॉजी के, तो वो कहते हैं मॉरिसन साहब कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, याद रखें, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। और बात सही भी है। यदि सभी व्यक्ति ज्ञान में परिपूर्ण हैं या परिपक्व है तो कौन सिखाएगा, कौन सीखेगा? इसलिए इसमें एक अधिक ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है वह निम्न ज्ञान या कम परिपक्व ज्ञान वाले व्यक्ति को सिखाता है। यही क्या हमारी अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। इसी बीच जैक्सन सर आते हैं, तो मनोवैज्ञानिक है जैक्सन। तो वैज्ञानिक जैक्सन क्या कहते हैं? जैक्सन कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति, मतलब शिक्षक, परिपक्व व्यक्ति का मतलब यहाँ किससे हैं? शिक्षक से हैं। एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखें, ये परिभाषाएं मॉरिसन साहब की और जैक्सन साहब की थोड़ा सा मिलीजुली है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर भी है। क्या है कि मॉरिसन साहब ने कहा है कि सीधी सी बात उन्होंने कही कि एक परिपक्व व्यक्ति एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतर संबंधों के द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। वही बात कही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने अंतः संबंधों के स्थान पे जैक्सन साहब ने अंतःक्रिया का नाम लिया है और उन्होंने भी वही प्रक्रिया दी है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। उसमें अधिक परिपक्व था और यहाँ परिपक्व की उन्होंने बात कर दी। अब बात हम करते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण और हम बात करें पाश्चात्य दृष्टिकोण की हम बात कर सकते हैं, और आधुनिक जो दृष्टिकोण है जो पाश्चात्य और भारतीय दर्शन। तो देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? भारतीय शिक्षण प्रक्रिया दृष्टिकोण के अनुसार या भारतीय दर्शन के अनुसार जो प्रक्रिया मानी गई है अपने भारत देश में वो द्विमुखी मानी गई है। द्विमुखी का मतलब क्या? दो प्रकार से, दो तरीक़ों से माना गया है, दो मुखी माना गया है, जिसमें गुरुकुल प्रणाली का बखान किया गया है कि जिस समय गुरुकुल प्रणाली का समय था जब एक गुरु के पास बालों को छोड़ देते थे और वह गुरु उसके ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुकुल परंपरा थी, जिसको परंपरागत अपन शिक्षण प्रक्रिया के रूप में भी अपन शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं कि प्राचीन, सबसे प्राचीन जो परंपरागत शिक्षण प्रणाली थी वो कौन सी थी? तो गुरुकुल परंपरा थी, जिसको हम पाठशाला परंपरा के नाम से भी जानते हैं। तो गुरु के समक्ष बच्चे को छोड़ दिया जाता था और गुरु उसको मौखिक रूप से ही ज्ञान प्रदान करते थे। अब बात करें हम आधुनिक, वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो त्रिमुखी है। त्रिमुखी कैसे है? त्रिमुखी इस प्रकार है कि एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी। देखिए, अपने भारत वाले में कितनी थी? दो मुखी, जिसमें गुरु और शिष्य था, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी था। लेकिन उस समय कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था। प्राचीन भारतीय दर्शन की अपन बात करें तो प्राचीन भारतीय दर्शन में पाठ्यक्रम नहीं था, क्योंकि उसमें पाठ्यक्रम निश्चित नहीं था और कोई पाठ्यक्रम भी नहीं था। गुरु जो ज्ञान देते थे वो व्यावहारिक, सामाजिक जो ज्ञान देते थे
वो केवल मौखिक देते थे, जो वेदों के आधार पर उनको ज्ञान दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यदि हम बच्चों को आधुनिक प्रणाली में यदि बच्चों को वेदों का ज्ञान है, वैदिक संस्कृति का ज्ञान यदि हम प्रतिदिन दिए जाएँ, तो बच्चे कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो वर्तमान में एक नया और आयाम निकल के आया सामने, और वो नया आयाम क्या निकल के आया, वो नया आयाम ये निकल के आया कि एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। गुरु जी के पास गुरुकुल में पाठ्यक्रम नहीं था, और अब उस पाठ्यक्रम को क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि एक बच्चा है, उस बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस लिए पढ़ाना है, ये सब चीज़ें क्या कर देगी, निर्धारित कर देगी। तो आइए हम बात करते हैं कि वर्तमान जो शिक्षण प्रक्रिया है, जिसको हम पाश्चात्य दर्शन के अनुसार बोलते हैं, और ये त्रिमुखी हो गई। त्रिमुखी कैसे हो गई, इसमें शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, एवं विषय वस्तु के रूप में जो शिक्षण सोपान है उनको माना गया, जिसमें पाठ्यक्रम को शामिल, विषय वस्तु का मतलब हो गया पाठ्यक्रम। तो आइए हम बात करते हैं कि वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानवीय संसाधन के रूप में होता है, और विषय वस्तु का जो उपयोग होता है वो संसाधन के रूप में होता है। तो पाठ्यक्रम क्या है, हमारे पास संसाधन है। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षण उपागम की, कि शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, तो वह विभिन्न प्रकार के जो उपाय है वो काम में लेता है। अरे भाई, जब हम मान लीजिए हम शिक्षक हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम कक्षा में जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उससे पहले हमें विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वो अपने आप के लिए सोचना भी होगा, और जब कक्षा में पढ़ाते समय भी हम विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वो काम में लेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, जो साधन हैं, जो उपाय हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, उपागम कहलाते हैं। तो उपागम का अर्थ यहाँ क्या है, उन शिक्षण सामग्रियों से हैं जो हमारे अध्ययन अध्यापन में सहायक होती है, जिनका उपयोग करके हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं या उनको हम पढ़ाते समय काम में लेते हैं। तो ये आपके दिमाग में अपने आप आया है कि जब हम शिक्षा की जो उपाधि लेते हैं, तो उस समय हम जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जैसे श्याम फलक है, पाठ्य पुस्तक है, जो छड़ी है, तो विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं हम कक्षा में जाने से पहले काम में लेते थे, श्याम फलक वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये हमारी उपागम थे। उनमें हमारे पास एक शिक्षण विधि भी थी, कि शिक्षण विधि के माध्यम से हमें पढ़ाना है, शिक्षण सिद्धांत भी थे, शिक्षण सूत्र भी थे कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, हमारी उपाय थे, उपागम थे। तो आइए हम बात करते हैं कि शिक्षण कार्य कराते समय या शिक्षण कार्य करते समय जब शिक्षक अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लेता है। तो इन उपायों को ही शिक्षण उपागम कहते हैं। अब देखिए शिक्षण उपागम कौन कौन से हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न आएगा कि शिक्षण उपागम कौन कौन से हैं, तो शिक्षण उपागम में सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण विधि। तो आप ये बताइए कि शिक्षण विधि एक साधन है या साध्य है। साध्य नहीं है, शिक्षण विधि साधन है, क्योंकि जिसको हम काम में लेते हैं। तो शिक्षण विधि हो गया। दूसरा है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र हमारे मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शिक्षण उपागमों में एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, तो याद रखिए शिक्षण जो सूत्र होते हैं वो हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। आगे हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो शिक्षण सिद्धांत। अच्छा, प्रश्न पूछे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसा कौन बताता है कि आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से अध्यापन करवाना है। तो ये बताते हैं हमारे शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत निहित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि आपको इस तरीके से इतना पढ़ाना है। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षण विधि की। शिक्षण विधि होती क्या है। शिक्षण विधि शिक्षक जब अपनी विषय वस्तु को संगठनात्मक रूप से बालकों तक प्रेषित करता है, तो एक विवेकपूर्ण एवं उद्देश्य आधारित व्यवहार के माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए बालक के संपूर्ण अधिगम तक पहुंचता है। इसी व्यवहार को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के माध्यम से हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अपनी जो विषय वस्तु होती है, तो उस विषय वस्तु को संगठित रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे विवेक और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत करते हैं और बालक तक प्रेषित करते हैं, तो बालक उससे सीखने का प्रयास करता है।
फिर हम बात करें, शिक्षण विधि वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसके सहयोग से शिक्षक के कार्य आगे बढ़ते हैं और बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है, सुनना, शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक प्रेषित करता है तथा यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करती है। कल भी हमने बात की थी, जब मूल्यांकन की बात की थी, हमने क्रियात्मक अनुसंधान की बात की थी, तो हमने कहा था कि कोई भी कार्य होता है, शिक्षण कार्य होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना किसी उद्देश्य के शिक्षण कार्य हो ही नहीं सकता। आइए हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण पद्धतियों के बारे में। जॉन डीवी सर क्या कहते हैं, देखिए हमारे जो विचारक हैं जॉन डीवी कहते हैं कि पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। कि पद्धति या विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि विषय वस्तु को संगठित रूप में बच्चे तक पहुंचाया और उससे जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष जो हमें निकालना है उसकी प्राप्ति हम करते हैं। तो वह एक विधि होती है, वह एक तरीका होता है। उसके बाद में हम बात करें बाइनिंग मोदी क्या कहते हैं कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण प्रक्रिया में गति बनाए रखना, उसको सुचारू रूप से कार्य करना, शिक्षण विधि या अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से कार्य करें। तो बाइनिंग कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, इसके द्वारा कार्य है वो आगे बढ़ता रहता है। आगे याद रखना है हमें, डॉक्टर सक्सेना, जिसको हम सरोज सक्सेना के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित कर उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करती है। क्या कहा उन्होंने कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और उसके उद्देश्य पूर्ति में सहायता करती है। देखिए ये जो कोचर साहब आएंगे, एस के कोचर, इनकी जो परिभाषा है वो बार बार सीटेट समकक्ष जो परीक्षाएं उनमें पूछी जा रही है, तो थोड़ा सा इस पर अपन विशेष बात करेंगे कि एस के कोचर साहब ने कहा है कि शिक्षण विधि क्या है। उनके अनुसार जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह कौन सी विधि अपनाएगा। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। क्या कहा है उन्होंने? ये कहा है कि एक सैनिक होता है, तो सैनिक होता है तो सेना में ऐसे थोड़ी है कि एक सैनिक को बता दिया कि भैया तेरे को तलवार ही चलानी है, ऐसा नहीं होता है। तेरे को बंदूक चलाना भी आना चाहिए, तेरे को तलवार चलाना भी आना चाहिए, तेरे को पत्थर फेंकना भी आना चाहिए, तेरे को बम फेंकना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उस पर बम फेंक जाए और उसको बम फेंकना ही नहीं आ रहा तो गलत हो जाएगा काम। तो जिस प्रकार एक सैनिक को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शिक्षक के भी ये क्या है, अस्त्र शस्त्र ही हैं। शिक्षण विधियाँ ये अस्त्र शस्त्र के रूप में ये, जिसके द्वारा हम बालक तक इन हथियारों के माध्यम से बालक तक हम बम फेंकते हैं। शिक्षा रूपी जो बम है वो फेंकते हैं, ज्ञान रूपी जो बम है वो अपन बालकों तक प्रेषित करते हैं या फेंकते हैं। यदि हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा तो हम एक ही शिक्षण विधि को काम में लेंगे तो उससे अध्ययन अध्यापन में क्या आएगी, निरस्ता आएगी। उदाहरण के लिए हम पद्य पढ़ा रहे हैं, यदि गद्य को बीसी लय ताल से हम पढ़ाएंगे, जैसे मैं मी, मैं आया गया जाता आदा बिया, तो इसी प्रकार से यदि हम शिक्षण पद्य कविता रूप में गद्य को पढ़ाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। और यदि पद्य को भी गद्य के रूप में पढ़ाएंगे, गद्य शिक्षण विधि में काम में लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। कि पद्य के लिए जो पद्य विधियां हैं, पद्य शिक्षण विधियां हैं वो काम में लेनी है, गद्य के लिए जो कविता पाठ आदि की जो विधियां हैं, कविता के लिए गीत विधि है,
न गीत अभिनय विधि है। तो इस प्रकार की फिर भाषा की बात करेंगे। भाषा की जो भाषा प्रयोगशाला विधियाँ हैं, भाषा संसर्ग की जो विधियाँ हैं, तो भाषा के अधिगम में जो भी विधियाँ अपने काम आती है तो उनका प्रयोग अपन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही विधि को हम गद्य पद्य भाषा से व्याकरण सब में हम काम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन ने अच्छी परिभाषा बताई है। फिर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो विधि होती है वो क्या होती है। तो उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या तब भी मृतप्राय है जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। बिल्कुल सही बात है। यदि शिक्षक के पास में शिक्षण विधि नहीं है और शिक्षण विधियों के लिए श्रेष्ठ शिक्षक नहीं है, जिसको ये पता नहीं है शिक्षकों की शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ करना है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, कौन से स्तर के बच्चों के लिए कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, तो तब तक ये जो शिक्षण विधि, ये पाठ्यचर्या है, सर्वश्रेष्ठ कितना भी अच्छा पाठ हो, कितना भी अच्छा लेखक हो, कितना भी अच्छा पाठ्यक्रम हो, वो सब बेकार है जब अच्छा शिक्षक नहीं होगा जो अच्छे प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सके। और अच्छी प्रकार से जो विधियाँ हैं वो नहीं होगी कि कौन सी विधि का कहाँ प्रयोग करना है, तो वो एक मरे हुए के समान है। पाठ्यचर्या भी क्या है, मरे हुए के समान है। आइए हम बात करते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण प्रक्रिया, और शिक्षण प्रक्रिया में भी हम बात करें विधि, तो शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक की सफलता इसी पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी हमारी शिक्षण विधि होगी उतना ही अच्छा हमारा अधिगम का जो कार्य है वो बच्चे तक पहुंच पाएगा, बच्चा उसको सीख पाएगा। जितनी अच्छी शिक्षण विधि का हम प्रयोग करेंगे बच्चा उतना ही उसको सीख पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। आइए हम बात करते हैं जो टीचिंग फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूले की बात अपन करते हैं कि शिक्षण सूत्र कौन से हैं। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक समय में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के सामने जो समस्याएं यही है, उन समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने जो उपाय काम में लिए, जो सार्थक उपाय थे, उनको जो अपने शिक्षा शास्त्री हुए कोमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, जॉन डीवी, किलपैट्रिक आदि ने इतना संगठित कर दिया और वर्तमान में उसे जो प्रस्तुत किया वो शिक्षण उपागम या शिक्षण सूत्र के रूप में उनको क्या किया, प्रस्तुत किया। अरे भाई, प्राचीन काल में जो समस्याएं आती थी शिक्षण में, जैसे गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो वहाँ तक मौखिक रूप से था, तो शिक्षण कैसे करवाएं, किस प्रकार से करवाएं, कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे बालक सीख जाए, तो उन सभी समस्याओं का जो शिक्षा शास्त्री है अपने उन्होंने क्या किया है, निवारण किया है, निराकरण किया है। तो हम बात करते हैं आइए कमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, इनका बड़ा ही अच्छा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से शिक्षण कार्य होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम जाते हैं बच्चे को बुक कि भैया किताब निकालो, बच्चे बुक निकालते हैं, किताब निकालते हैं और अपन उसको पढ़कर पूरे पाठ को पढ़कर वापस क्लास छोड़कर अपन आके नहीं, निर्धारित समय में निर्धारित तरीक़ों से निर्धारित या उपयोगी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके माध्यम से हमें कैसे पढ़ाना है, उन सब तरीक़ों को काम में लेकर व्यवस्थित तरीके से हम जिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके हम अध्ययन कराते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चे को सरल से कठिन की ओर लेकर चलना चाहिए। कोई भी प्रकरण हो, कोई भी बात हो, तो सबसे पहले सरलता से उससे प्रस्तुत करें, फिर कठिनता की ओर चलें। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपने वहाँ समस्यात्मक प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कठिन प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, मूक दर्शक हो जाएगा, उससे बच्चों में अरुचि पैदा हो जाएगी। इसलिए बच्चों में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हमें सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी हम बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले बच्चे को उस विषय वस्तु से जोड़ने के लिए हमें जो बच्चे का जो ज्ञान है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे जानता है, उन चीज़ों से उस शिक्षण कार्य को जोड़ते हुए जो ज्ञात चीज़ें हैं उनके बारे में, जो मूर्त चीज़ें उनके बारे में बच्चे को बताना चाहिए, उससे उसको जोड़ना चाहिए, जिसमें उसमें अधिगम की जो लालसा है वो बढ़ेगी और वो आगे से आगे जानने की कोशिश करेगा। इसलिए मूर्त चीज़ों के बारे में बताते हुए अमूर्त चीज़ों के या ज्ञात से अज्ञात की ओर अपन को चलना चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य है वो संपन्न
भली प्रकार से हो पाएगा। फिर बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। बच्चे को पहले विशिष्टता होनी, बच्चे को जब ज्ञान दिया जाता है तो हम उस पाठ्यक्रम विषय वस्तु के बारे में विशिष्टता से विस्तृत रूप से उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए हमें। फिर हमें धीरे धीरे उसमें लोचशीलता लगती है, धीरे धीरे उसको बच्चे को सामान्यकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले उसको सामान्य चीज़ें बता दी फिर बच्चा उच्छृंखल हो गया, क्लास में अनुशासनहीन हो जाएगा। तो बच्चे में एक लालसा और एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए हमें विशिष्टता से चलना चाहिए। फिर हम बात करें पूर्ण से अंश की ओर, इसको हम कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले मोटे मोटे रूप में, बड़े बड़े रूप में, विस्तारित रूप से, जिससे बच्चे को ज्ञान है, अवबोध है, उनको साथ में लेते हुए हमें विस्तृत रूप से बच्चे के सामने जो सामग्री है उसको प्रस्तुत करते हुए फिर जहाँ हमें पहुँचना है उसकी ओर हमें चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले हमें बच्चों को संधि सिखानी है, जैसे संधि का टॉपिक लिया हमने, संधि सिखानी है तो हमने बता दिया भैया ए आ के बाद में बस ये आ जाए और ये विद्या प्लस आले विद्यालय हो गया, नहीं, विद्यालय शब्द ऐसे बना, ऐसे नहीं। पहले हमें क्या करना है, पूरा शब्द रखना है कि भैया बच्चों के सामने कि भैया ये विद्यालय शब्द है, ये कैसे बना है, तो बच्चा उसको जिज्ञासा आएगी, हाँ कि मुझे जानना है कि कैसे बना है। तो पूर्ण रूप से उसको रख दिया हमने। फिर हमने उसके टुकड़े करके फिर वापस जहाँ उसको जोड़ना तोड़ना करके फिर वापस जोड़ के और तोड़ के अंत में उसको बताना है। फिर होता है समीप से दूरी की ओर। पहले ऐसे नहीं कि बच्चे को पता ही नहीं है और हमने उस शब्द को रचना कर दिया, नहीं, पहले हम उसको स्वर व्यंजन आदि के बारे में ज्ञान देते हुए बताते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले बच्चे के सामने हमने उदाहरण रखा जिसको मूर्त लिख दिया हमने कि मूर्त से अमूर्त की ओर, तो प्रत्यक्ष रख दिया हमने। उसके बाद में उसको ऐसे उदाहरण देंगे जिनके बारे में वो नहीं जानता है। 10-5 जो उदाहरण है उनके बारे में बच्चा जानना चाहिए, विद्यालय है, पुस्तकालय, तो इनसे अलग भी हम उसको उदाहरण देंगे तो फिर वो क्या करेगा, उसके सामने जो नहीं है तो फिर उसकी कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की ओर उसको चलेंगे। फिर हम बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सबसे पहले हम शब्द के टुकड़े नहीं करेंगे, एक एक शब्द के स्वर व्यंजन सब अलग अलग नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसकी जो विशेषताएं हैं शब्द की, उस शब्द को 2 भागों में करेंगे। उसके बाद में हम उसको अलग अलग टुकड़ों में उसको विभाजित करेंगे। उदाहरण से नियम की ओर, सबसे पहले बच्चा है वो सीखेगा इन शिक्षण सूत्रों में, वो उदाहरण से सीखेगा। बच्चे के सामने हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में नियम करेंगे। यदि हम पहले नियम लिखाते हैं तो बच्चे में निरस्ता आने लग जाती है और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग होता है। वो करके सीखेगा तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर उसको हम लेकर चलेंगे और उदाहरण से नियम की ओर उसको लेकर चलेंगे। तो बच्चे को सबसे पहले हम उदाहरण देंगे, फिर उसको नियम बताएंगे कि इस प्रकार से शब्द की जो रचना है वो होती है। फिर हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। उसके बाद भी हम तर्क वितर्क करते हैं कि ये शब्द बना तो क्यों बना, यदि इसी समान दूसरा शब्द बनाना है तो कैसे बनाना है, तो यह हमारी तर्कना हो गई कि तर्क करते हैं हम। मनोवैज्ञानिकता थी, पहले हमने नियम वगैरह उदाहरण वगैरह उसको बच्चे को दिए, उसके बाद में हम तर्क वितर्क करते हैं कि इसके स्थान पर दूसरा शब्द होगा तो कैसे होगा, यदि इसके स्थान पर दूसरा ये नहीं आए, ये वर्ण आ जाए, ये स्वर आ जाए, क्या होगा, कौन सा शब्द नया संरचना होगी, क्यों होगा, क्या कारण है, इन सब के बारे में हम चर्चा उसमें करते हैं। आइए हम शिक्षण सिद्धांत की बात करते हैं। अभी हमने शिक्षण सूत्रों की बात की, अब हम बात करते हैं शिक्षण सिद्धांतों की। क्या होते हैं शिक्षण सिद्धांत, कि शिक्षण कराते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए रुचि के सिद्धांत का, कि शिक्षण कार्य तभी सार्थक होगा, सभी अच्छा बनेगा जब बच्चे की विषय वस्तु के प्रति क्या होगी, रुचि होगी। तो सबसे पहले हमें शिक्षण कराते समय शिक्षक का यह बड़ा दायित्व होता है या कार्य होता है कि वह विषय वस्तु के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करें, क्योंकि बच्चों में जितनी अधिक रुचि होगी उतना ही मानसिक रूप से और सकारात्मक बच्चे सीखने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक होकर मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर बच्चे क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। फिर है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण कार्य के दौरान ही शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालकों को प्रेरित करते रहना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चे सकारात्मक होकर बार बार उसको सीख सकते हैं। बालक सकारात्मक होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी, कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसको अपन प्रेरित करेंगे
तो वो क्या करेगा, सीख पाएगा। क्योंकि स्किनर ने बताया था कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। उन्होंने कहा था, स्किनर साहब ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए पाठ के बीच बीच में अन्य उदाहरणों के माध्यम से, जिससे बच्चों में जिज्ञासा शक्ति और ज्ञान की जो सीमा है वो बढ़ती रहे। तो याद रखें, अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसको बताया गया, अभिप्रेरणा का। किसने बताया, स्किनर साहब ने। इसलिए प्रेरित वातावरण कक्षा कक्ष में सकारात्मक अधिगम के लिए अनिवार्य होता है। फिर थर्ड है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, कि शिक्षण कार्य कराते समय शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के अपने अपने उद्देश्यों का पता होना चाहिए। अरे भाई, शिक्षक पढ़ा रहा है तो संधि पढ़ा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे स्वर संधि को सिखाना होता है, बच्चों को जानकारी करवाना होता है, सामान्य जानकारी, विशिष्ट जानकारी करवाना होता है, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ये पढ़ा रहा हूँ। व्याकरण ज्ञान में जो व्याकरण का जो हमने अध्ययन करवाना है वो क्यों करवाना है, जिससे बच्चों में इतनी समझ पैदा हो जाए कि ये जो शब्द हैं वो कैसे बने हैं, इनका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से इनमें स्वर व्यंजन आदि का संयोग होता है, जुड़ते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, तो कैसे होता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य की, और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है। बच्चों को ये नहीं पता कि क्या सीखना है, अध्यापक को ये नहीं पता कि कैसे सिखाना है और क्या उद्देश्य है मेरा, तो फिर शिक्षण अधिगम उसको अपन नहीं कहेंगे। नियोजन का सिद्धांत, बिल्कुल नियोजन होना चाहिए। कक्षा कक्ष में जाने से पहले या बच्चों को पढ़ाने से पहले अध्यापक को ये नियोजन करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, या अपनी पाठ्य सामग्री को इस प्रकार से संपूर्ण शिक्षण में जो पूरा पाठ है उस पाठ में से इस प्रकार से योजना बनाएं, जिसको हम पाठ योजना बोलते हैं। तो पाठ योजना होनी चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सब चीज़ें कौन कौन से तरीके से पढ़ाना है वो सब समझित होनी चाहिए। क्योंकि हरभट्ट ने इसी प्रकार तो पंचपदी दी है, जिसको अपन हरभट्टीय पंचपदी कहते हैं, जिसमें पाठ योजना का ये नाम बताया उन्होंने। और इसी आधार पर पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जिसमें इकाई पाठ योजना है, वार्षिक है, दैनिक पाठ योजना है। तो हम ये सब कार्य नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद में बात करें विषय वस्तु का सिद्धांत, कि एक शिक्षक शिक्षण कार्य करने से पूर्व स्वयं अध्ययन करता है और वह अपने मन मस्तिष्क में यह तय करता है कि कितना, कैसे, क्या पढ़ाना है। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, कि हमें विषय वस्तु का सिद्धांत का मतलब ये है कि विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई बड़ी विषय वस्तु है तो हमें कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिगम कर सके। तो एक निश्चित तरीके से कितना, क्या, कैसे पढ़ाना है, तो कक्षा में पाठ को प्रस्तुत करते हुए अध्यापक के दिमाग में सब चीज़ चलनी चाहिए। फिर है सहसंबंधता का सिद्धांत। सहसंबंधता का मतलब क्या होता है, कि एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु के साथ में जोड़कर पढ़ाना। जैसे मान लीजिए हम कबीरदास जी के दोहे का प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो उसको रहीमदास जी के साथ में जोड़ेंगे, उसको मीरा के साथ में जोड़ेंगे, उसको अन्य जो भी कवि हुए हैं, जिन्होंने श्लोक बनाए हैं, दोहे बनाए हैं, उनके साथ में उनको जोड़कर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होती है, बालकों की विषय वस्तु है उसके प्रति जागरूकता पैदा होती है। आनंद एवं राष्ट्रीयता का सिद्धांत। एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय इस प्रकार से प्रयास करने चाहिए कि बालक आनंद के साथ सीखता रहे व प्रतिदिन सकारात्मक भाव के साथ उत्साहित रहे। बिल्कुल निरस्ता नहीं रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आनंददायक तरीके से सीखना चाहिए, बच्चे को भी मौका देना चाहिए कि उसकी भी कोई रचना है तो वो प्रस्तुत करनी उसको देनी चाहिए, जिससे बच्चों में अपने आप एक अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा और बच्चे भी कुछ अधिक सीखने का प्रयास करेंगे और सकारात्मक सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में है पुनरावृत्ति या आवर्ती का सिद्धांत। पुनरावृत्ति और आवर्ती का मतलब क्या है, कि एक शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह विभिन्न बालकों से भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट करते हुए बार बार आवर्ती करते सिखाने का प्रयास निश्चित रूप से सभी श्रेणी के बालक की विषय वस्तु को समझ पाने के लिए करें। साथ ही अपने बालकों को बार बार अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। कोई विषय वस्तु है तो अलग अलग जो बालक होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में जो बालक होते हैं,
कुछ ज़्यादा सीखने वाले होते हैं, कुछ कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, तो उन सब के बीच में उसको बांटना चाहिए और उन सबसे उसको पढ़वाना चाहिए और उससे उनके बारे में पूछना चाहिए, बार बार आवर्ती करवानी चाहिए, उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा है। लोचशीलता, अब देखिए कक्षा में जो लोचशीलता का जो वातावरण है वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा प्रश्न भी नहीं पूछ पाए, उसके जो कोई समस्यात्मक जो प्रश्न है वो बच्चा नहीं पूछ पाए। तो बच्चों के साथ में अध्यापक का जो व्यवहार है बिल्कुल लोचशीलतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट बालक है उनके लिए हो, नहीं, सभी जो बालक हैं, जो होशियार बालक हैं, जो कम बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं, उन सभी के साथ में उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उतना ही वेटेज उनको देना चाहिए जितना एक मंद बुद्धि बालक को दे रहे हैं, उतना ही प्रतिभाशाली, और प्रतिभाशाली को दे रहे हैं उतना ही मंद बुद्धि वाले बालक को देना चाहिए। क्योंकि विभिन्न बालकों की जो योग्यताएँ होती है वो सभी बालकों की योग्यताएँ अलग अलग होती हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यदि हम इंटेलिजेंट बालकों को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं तो कमज़ोर वाले बालक अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं, तो उनमें नकारात्मकता कक्षा में जो वातावरण है वो हो जाता है। इसलिए सभी बालकों के लिए सकारात्मक विचार रखते हुए लोचशीलता का सिद्धांत कक्षा की जो गतिविधियाँ उनमें रखना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब ये कि बच्चे को अधिक से अधिक मौका देना चाहिए करके सीखने का। बच्चे से ही कार्य करवाया ज़्यादा जाना चाहिए और बच्चे को गतिविधियों में क्या होना चाहिए, भाग लेने देना चाहिए, जिससे बालक क्या कर सकता है, ज़्यादा सीख पाता है। तो जॉन डीवी ने कहा ना कि करके सीखो सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को जितना हम खुद को करने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चा उतना ज़्यादा सीखता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसकी हमने बात की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में। धन्यवाद।